मैं सोफ़े पर बैठी खामोशी से टीवी के बजाय अपनी नौकरानी मीना को देख रही थी। पतली कमर, लंबे बाल, उसके अंदाज़ ही निराले थे। ऐसा लगता था कि काम वाली नहीं बल्कि घर की मालकिन हो। तैयार भी ऐसे ही हुआ करती थी। मैंने आज तक ऐसी नौकरानी नहीं देखी थी। पता नहीं कि कौन सी घड़ी में मैंने इस नौकरानी को रख लिया था। उसे रखने के बाद मुझे सुकून नहीं बल्कि और ज़्यादा बेसुकूनी हो गई थी। मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं उसे निकाल भी नहीं सकती थी। जब से हम इस नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे मुझे कोई काम वाली मिल ही नहीं रही थी। मैं उम्मीद से थी, इसलिए मुझे किसी न किसी को अपनी मदद के लिए रखना ही था। और फिर एक दिन ये नौकरानी खुद ही हमारे दरवाजे पर चली आई और कहने लगी कि मैं सारे मोहल्ले में काम करती हूँ, आप लोग नए शिफ्ट हुए हैं, अगर नौकरानी की ज़रूरत हो तो मैं काम कर लूँगी। मुझे तो लगा था कि भगवान ने मेरी फरियाद सुन ली है और मुझे घर बैठे ही नौकरानी मिल गई है, लेकिन उसे रखने के बाद तो मेरी परेशानी और भी बढ़ गई थी। वो खूबसूरत तो थी ही, साथ में उसका अंदाज़ और अदाएँ ऐसी थीं कि मैं हैरान रह जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की हो। बात करने का अंदाज़ भी ऐसा ही था। मैं जब भी पूछा करती तो वो यही कहती कि हाँ दीदी, मैंने 10वीं पास कर रखी है, लेकिन 10वीं पास को कौन नौकरी देता है, इसलिए घरों का काम करना शुरू कर दिया है। यह सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। शुरू में तो मेरे पति ने उस नौकरानी को रखने पर बहुत एतराज़ किया था, लेकिन जब मैंने उनकी बात ना मानी और उनसे कहा कि मुझसे घर के कामकाज नहीं होते, अगर ऐसा है तो घर के काम वो खुद कर लिया करें, तो वो मजबूरन खामोश हो गए और फिर उन्होंने नौकरानी को लेकर कोई बात न की। मगर एक बात मुझे बहुत अजीब महसूस होने लगी थी, जो मेरे दिलो दिमाग में खटक रही थी। इस बात ने मेरी नींद उड़ा दी थी। वो ये थी कि मेरे पति का उस नौकरानी के आगे पीछे फिरना था। जिस नौकरानी को रखने पर मेरे पति को इस कदर एतराज़ था, उसी नौकरानी के आगे पीछे फिरते दिखाई देने लगे थे। शुरू में मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम है, क्योंकि मेरी शादी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। मगर हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात पर यकीन आने लगा था कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि वाकई मेरे पति उस नौकरानी के आगे पीछे रहते हैं। वो मेरे कमरे की सफाई करने जाती तो मैं लाउंज में चली जाती, क्योंकि मुझे धूल गर्दे से एलर्जी थी, लेकिन मेरा पति बहाने बहाने से कमरे के कई चक्कर काट लिया करता था। समझ नहीं आता था कि उस नौकरानी में ऐसी कौन सी कशिश थी जो मेरा पति उसके पीछे खींचा चला जा रहा था। एक दो बार मैंने सख्ती से समझाने की कोशिश की, जब मीना सफाई कर रही हो आप उसके पीछे कमरे में ना जाया करें, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मेरी बात सुनकर आदित्य अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहते मैं मीना के पीछे नहीं जाता हूँ, किसी न किसी काम से ही जाया करता हूँ। पता नहीं तुमने कैसी नौकरानी रख ली है, वो तो एक कमरे की सफाई में घंटा लगा देती। अब क्या मैं उसके इंतज़ार में अपने काम को छोड़ दूँ? पता नहीं ऐसे कौन से काम थे जो मेरे पति को उसी वक्त याद आया करते थे जब मीना हमारे कमरे की सफाई किया करती थी। शुरू में तो मैं आदित्य की बात पर यकीन कर लेती, लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ मुझे अपने पति की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो मुझसे बेवफाई कर रहे हैं, लेकिन मुझ जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत पत्नी को छोड़कर वो एक नौकरानी के पीछे कैसे लग सकते थे। यही सोच कर मेरी तबीयत ख़राब होने लगती। मैं उम्मीद से थी और उन दिनों में और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अजीब सी सोचें आने लगती और मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं अगर किसी बात को लेकर सोचना शुरू करती तो इसी बात पर अटकी रहती। तो कभी मुझे लगता कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। आदित्य ने मुझसे अपनी मोहब्बत से शादी की थी, वो भला मुझे धोखा क्यों देते? मेरी खातिर तो उन्होंने अपना घर बार तक छोड़ दिया था। एक दिन मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी पुरानी सहेली का फ़ोन आ गया। ना चाहते हुए भी मैं उससे ये बात कह बैठी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पति अपने घर की नौकरानी में रुचि लेने लगा है। मेरी बात को वो चौंक गई और कहने लगी, तो तुम्हें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। नौकरानी जो होती हैं ना बड़ी चालाक होती हैं और घर के मर्दों को अपने जाल में फंसा कर मालकिन की जगह ले लेती हैं। तुम्हारे पति भले ही तुम्हें ना छोड़े, लेकिन वो तुम्हारी पीठ पीछे चक्कर चलाने से बाज नहीं आएगा। वैसे भी उसने तुमसे भी तो ऐसे ही मोहब्बत की शादी की है ना। उसकी बात ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। वो मुझे बहुत कुछ समझा रही थी, लेकिन मैं तो पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। मेरी और आदित्य की शादी को 5 महीने ही हुए थे और मैं ससुराल से अलग हो गई थी। दरअसल मैं और आदित्य एक ही कॉल सेंटर में नौकरी किया करते थे और वहीं हम दोनों मोहब्बत के बंधन में बंध गए थे। कॉल सेंटर की नौकरी में कभी दिन की ड्यूटी हुआ करती तो कभी रात की। हम दोनों एक दूसरे के साथ
बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते थे और यही बात मेरे ससुराल वालों को हज़म नहीं हो रही थी कि मैं एक लड़की होकर कैसे नाइट ड्यूटी करती हूँ। उन्हें यकीन था कि मैं ख़ानदानी नहीं हूँ, क्योंकि उनकी नज़र में ख़ानदानी लड़कियाँ ऐसी नौकरियाँ नहीं करती। आदित्य के घर वाले वैसे भी एक नौकरी पेशा लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए वो उस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लेकिन आदित्य के आगे वो मजबूर हो गए और उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बना लिया, लेकिन अपना ना सके। मेरी हर छोटी बड़ी बात मेरी सास की नज़रों में खटकती। मुझे घर के कामकाज भी नहीं आते थे। नौकरी की वजह से मैंने कभी घर को टाइम ही नहीं दिया था। इसी बात को लेकर वो मुझे कुछ कह देती तो मैं उनसे झगड़ा करने खड़ी हो जाती। 3-4 महीने ही हमने एक साथ गुजारे और उसके बाद घर मैदान जंग बन गया। ना मुझसे खामोश रहा जाता, ना आदित्य की माँ मेरी कमियों को अनदेखा किया करती थी। आदित्य का हाल तो फुटबॉल जैसा हो गया था। वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच घनचक्कर बन गया, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम अलग रहेंगे। ये सुनकर उनकी माँ ने खूब हंगामा खड़ा किया और कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था ये नौकरी पेशा औरत थी, तुम्हें हमसे अलग कर देगी। ऐसी औरतें बड़ी ही चालाक होती हैं। लेकिन आदित्य ने सिर्फ इस वजह से अलग घर की ख्वाहिश की थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहते थे कि उन दिनों में परेशान रहूं। आदित्य की माँ ने भी साफ कह दिया था कि ठीक है, जब तुम लोग अलग हो रहे हो तो फिर अपनी परेशानी और हमें उलझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी उम्मीद से है, इसे अस्पताल में खुद ही लेकर जाना और इसका ध्यान भी खुद ही रखना। मैं बहू की खातिरदारियाँ करने के लिए नहीं आऊँगी। मुझे भी उनसे खातिरदारी नहीं चाहिए थी। मैंने भी सामान उठाया और आदित्य के साथ अलग घर में नई ज़िंदगी शुरू की। मेरे लिए तो अलग घर आदित्य के साथ ही ज़िंदगी किसी फैंटेसी से कम नहीं था। लेकिन 4 दिन में ही मेरे होश ठिकाने आ गए थे। अब तक तो मैं नौकरी करती थी, इसलिए मुझे घरदारी का कुछ पता ही नहीं था। जब नौकरी छोड़ी तो शादी हो गई, लेकिन अब जब अलग घर में आई तो पता चला कि घरदारी किस चिड़िया का नाम है। मुझे तो दिन में तारे दिखाई देने लगे। खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ना जाने कितने काम थे। काम करने के लिए खड़ी होती तो उसी में ही शाम हो जाती। दूसरे काम की बारी ही नहीं आती थी। ढंग से खाना ना पक पाता था और ना ही आदित्य के कपड़े प्रेस होते। 2-4 हफ्ते ये मामला चला और उसके बाद आदित्य के बस के बाहर हो गया। कहने लगे कि रोशनी, कब तक हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे? कुछ तो अपने आप को ठीक करो। मैं जानता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा घर ही तितर बितर हो जाए। ना ही मुझे वक्त पर खाना मिलता है, ना ही इस प्रेस किए कपड़े मिलते हैं। बताओ, मैं नौकरी पर किस तरह जाऊँगा? मैं सुबह का गया शाम को थका हारा लौटता हूँ तो घर की हालत देख कर मेरी जान जलने लगती है। आदित्य धीरे धीरे मुझसे नाखुश रहने लगे थे। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन एक मर्द को औरत वही अच्छी लगती है जिसे घरदारी के तौर तरीके आते हैं, और मैं फ़िलहाल उन तौर तरीक़ों से अनजान थी। अब तो आदित्य को भी समझ आने लगा था क्यों उनकी माँ मुझसे नाराज़ थीं। अक्सर बातों बातों में कहते कि रोशनी, ये घरदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम वापस चले जाते हैं। ये तुम अपना ख्याल ना ही तुम अपना ख्याल रख सकती हो और ना ही घर का। मैं किसी सूरत उस जॉइंट फैमिली में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने जल्दी से इस मसले का हल ढूंढा और इस नौकरानी को रख लिया जो मेरे घर के दरवाजे पर खुद ही काम मांगने आई थी। मैंने घर के तकरीबन सारे ही काम उसके ज़िम्मे डाल दिए थे। वही खाना चढ़ाती, साथ ही सफाई भी निपटा देती। हफ्ते में एक बार मेरे सारे कपड़े भी धो दिया करती और इसी तरह अच्छे खासे काम निपट जाया करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों आदित्य को कुछ तो उससे मसला था, जो मुझसे साफ साफ कहने लगे कि घर के काम के लिए तुमने एक अनजान लड़की को रख लिया है। पता नहीं कौन है, कैसी है, बेहतर था कि तुम खुद ही घरदारी सीखती। इस बात पर मैंने उनसे कहा कि इसलिए मुझसे शादी की थी ना, ताकि मुझे नौकरानी बनाकर रख सको। अब तो तुम्हें तुम्हारे सारे काम हुए मिल रहे हैं ना, फिर क्या तकलीफ़ है? या कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाई है जो तुम मेरे सुकून के पीछे ही पड़ गए हो? मेरी बात पर वो खामोश हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में ये काया ऐसी पलटी कि वो मीना के आगे पीछे भौरे की तरह मंडराने लगे थे और मेरे लिए ज़िंदगी बेसुकून में कैद हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं हर वक्त मीना और अपने पति पर नज़र रख रही होती और कोई काम ही नहीं था। मीना की मौजूदगी में तो मुझे किसी पल चैन भी नहीं आता था। अगर उसे निकाल देती तो मुझसे घर के कामकाज ना होते। और एक दिन मैंने मीना से कह दिया कि मेरे पति की नाइट ड्यूटी के दिन शुरू हो गए हैं, वो सारा दिन घर पर रहते हैं। बेहतर यह है कि तुम उनकी अनुपस्थिति में रात के वक्त आकर सुकून से सारा काम कर लिया करो, वो भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। मुझे लगा मीना इस बात पर मना करेगी और कहेगी कि रात को काम करने क्यों आऊँ, लेकिन उस
वक्त मैं हैरान रह गई जब उसने खुशी खुशी कहा कि हाँ दीदी ठीक है, मुझे भी साहब के सामने काम करना अच्छा नहीं लगता। मैं कमरे की सफाई करती हूँ तो वो ना जाने कितने चक्कर काट जाते हैं। मुझे शर्म सी महसूस होती है। अच्छा ही है, मैं उनकी अनुपस्थिति में सुकून से काम कर लूँगी। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई और अगले दिन मीना काम पर ना आई तो पति ने फ़ौरन ही मुझसे पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हारी नौकरानी नहीं आई, तुम सुकून से बैठी हुई हो। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा कि मैंने नौकरानी हटा दी है, मैं सारा दिन आपकी खिदमत करूंगी और जब आप नौकरी पर चल जाएंगे तो घर के काम भी निपटा दूंगी। वैसे भी आपको मेरा नौकरानी रखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं भी घर के कामकाज के काबिल हो चुकी हूँ। शुरू के 3 महीने गुजर गए हैं तो उल्टी में भी काफ़ी कमी हो गई है। मेरे लिए घर संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने मीना के रात में काम करने वाली बात नहीं बताई और ख़ुद आदित्य के सामने अच्छी पत्नी होने का नाटक रचाया। मैं नहीं चाहती थी कि आदित्य को ये बात पता चले कि मैंने मीना को रात के काम के लिए बुला लिया है। मुझे यकीन था कि वो इस बात पर एतराज़ करते या फिर उन्हें लगता कि मैं उन पर शक करने लग गई हूँ। मैं हर हाल में अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी और घर के सुकून को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आदित्य से पूरी बात को छुपा लिया था। अब जब आदित्य रात को 7 बजे अपनी नौकरी के लिए निकलते तो उसके बाद मीना हमारे घर चली आती। वो मुझसे बातें भी करती और जल्दी जल्दी काम भी कर लेती। उसके हाथ में बड़ी फुर्ती थी। मैं उसे काम करता देखती तो सोचती पता नहीं मैं कब इस तरह के घर के काम करने के काबिल हो सकूंगी। वो मुझसे मेरे ससुराल के बारे में भी सवाल जवाब करती। मैंने भी उसे अपनी दुखी दिल की दास्तां सुना दी थी। उसे बताया था कि किस तरह की से मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। मैं तंग आकर उनसे अलग हो गई। वो काम करते करते मेरी बातें भी सुनती और मुझसे हमदर्दी भी करती। फिर वो खुद ही बताने लगी कि फ़ला घर में फ़ला सास भी बहुत बहू पर इसी तरह जुल्म करती है। मुझे तो ये सास नाम की बला पसंद ही नहीं। मैं मीना की बात पर हंस पड़ती और कहती कि क्या करें, ये रिश्ता भी ज़िंदगी का हिस्सा है, अब हमें इसे मिटा तो नहीं सकते। ना वो सर हिला के रह जाती और अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं रही थी, बल्कि हम दोनों के काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। उसे रात में काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया था और उस 1 हफ्ते में आदित्य मुझसे बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनकी मौजूदगी में सारे घर के काम मैंने खुद किए हैं। मैं भी उनके सामने सीना चौड़ा करके कहती कि हाँ देखो मैंने घर की कैसे काम कर लिए। आदित्य 1 महीना नाइट ड्यूटी होती और 1 महीना रात की। 7 बजे जाते तो सुबह 8 बजे वापस लौट कर आते। मैं मीना को इतनी रात को वापस अपने घर नहीं जाने दिया करती, बल्कि उसे मैं रोक लेती। वो रात भर मुझसे बातें भी करती और मेरी खिदमत भी करती। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहने लगा था तो वो मेरे पैर दबाती थी, मुझे बादाम वाला दूध पिलाती, बच्चे की सेहत को लेकर तरह तरह के नुस्खे बताती। मैं हैरान ही रह जाती कि इतनी जवान लड़की को ये बातें कैसे मालूम है, लेकिन वो कहती कि दीदी मैं इतने टाइम से लोगों के घरों में काम कर रही हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि प्रेग्नेंट औरत और बच्चे की सेहत के लिए क्या करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती कि वो इतनी जिम्मेदार है और उसे मेरा ख्याल भी बहुत है। जब से मीना मेरे साथ रात को रुकने लगी थी मुझे रात को नींद भी आने लग गई थी। पहले तो मैं सारा वक्त आदित्य के इंतज़ार में ही जागते जागते गुजार दिया करती थी। ऐसे ही एक रात वो घर के कामकाज कर रही थी, साथ ही उसने मुझे बादाम वाला दूध भी पीने के लिए बना दिया। मैं वो पीकर बिस्तर पर लेटी तो मुझे फ़ौरन ही नींद आने लगी। आधी रात को मुझे नींद में ऐसा लगा कि जैसे मेरी सांस बंद हो रही हो। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी मुझे सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि गर्मी के दिन थे और प्रेग्नेंट औरतों के लिए गर्मी का वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है। मुझे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी और अब भी नींद में ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरी सांस रुक रही हो। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी आँख खोली और मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी सांस इस वजह से नहीं रुक रही थी बल्कि मेरे मुंह पर तकिया रखा हुआ था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे ऊपर किसी ने दबाव डाला है तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह हाथ पांव चला रही थी, लेकिन मेरे लिए ख़ुद को बचाना बहुत मुश्किल था। मेरा दिमाग धीरे धीरे बंद होने लगा और फिर अचानक ही मुझे ये सोचकर हिम्मत आई कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा भी है और अगर मैंने उस समय अपने हाथ पांव ना चलाए तो हम दोनों की ज़िंदगी हार बैठेंगे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने ऊपर मौजूद इंसान को धक्का दिया और मीना को आवाज़ें देने लगी। कमरे में अंधेरा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन मेरे कमरे में आया और किसने मेरे साथ ये घटिया हरकत की है। घर के अंदर बहुत सारे कदमों की चाप आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि 1 से ज़्यादा लोग मौजूद हों। मैं घबरा गई। मैंने अंधेरे का सहारा लिया और तेज़ी से बिस्तर से उठकर वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया।
जो इंसान कमरे में मौजूद था शायद उसे मेरे कमरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। अंधेरे में ना ही मुझे देख पाया था और ना ही उसे ये पता हो सका था कि मेरा वॉशरूम किधर है। मैंने चुपके से खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। एक बात मेरे हक में बहुत अच्छी हुई थी कि वॉशरूम आने तक मैंने तकिए के नीचे रखा अपना मोबाइल मुट्ठी में दबा लिया था। एक मेरे पास यही ज़रिया था जिसके मैं खुद को बचा सकती थी। मैंने जल्दी से अपने पति को फ़ोन मिलाया और उन्हें बताया कि घर में चोर घुस आए हैं, क्योंकि मुझे यही लगा था कि कोई रात के अंधेरे में मेरे घर में चोरी की नीयत से आया है। वो परेशान हो गए और उन्होंने सख्ती से मुझे कहा कि मैं वॉशरूम का दरवाज़ा ना खोलूं, और उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। मुझे अपने पति का इंतज़ार था। घर की सारी लाइट्स खुल चुकी थीं। घर में जो लोग मौजूद थे वो मुझे तलाश कर रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि मैं वॉशरूम में हूँ, इसलिए वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। गुज़रते वक्त के साथ मेरा सांस बंद होने लगा। कुछ देर और मुझे उसी तरह वॉशरूम में गुजरी तो मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे कुछ याद नहीं था, और जब होश आया तो मेरे सामने आदित्य खड़े थे। मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मुझे होश आता देख कर वो फ़ौरन मेरे पास आए, मेरे माथे पर हाथ रखा और पूछने लगे कि मैं ठीक हूँ ना। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या था और घर में चोर कैसे घुसे थे। उन्होंने एक दुख भरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, ये सब तुम्हारे झूठ की वजह से हुआ, क्योंकि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुमने मीना को मेरी गैर मौजूदगी में रात को घर बुला लिया। मुझे तो पहले ही दिन वो लड़की बहुत चालाक और धोखेबाज लगी थी। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। मैं चोरी चुपके उस पर नज़र रखने लगा। जब वो काम करती तो मैं कमरे के कई चक्कर लगा लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हारी अलमारियों की तलाशी ले रही हो, हमारे सामान को चेक कर रही हो। लेकिन मैं यह बात बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि ये मेरा सिर्फ वहम हो। मैं किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। और जब तुमने मुझे बताया कि तुमने मीना को निकाल दिया है और घर के काम खुद करने लगी हो तो मुझे सुकून हो गया। मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम झूठ से काम लोगी और मेरे पीछे एक लड़की को सारी रात के लिए घर बुला लोगी। उसने एक हफ्ते तक तुम्हें दूध में नींद की दवा दी और सोने के बाद घर की हर छोटी बड़ी चीज़ को अच्छी तरह चेक किया। वो एक गिरोह के लिए काम करती थी, और फिर जब उसे हर बात का अच्छी तरह पता हो गया और उसने जान लिया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे ससुराल से भी कोई वास्ता नहीं है, तो उसने मौका देखकर कल रात अपने पूरे गैंग को हमारे घर बुला लिया। तुम नींद की दवा लेकर बेहोश हुई थी तो उसके गैंग के लोगों ने आकर घर का सारा सामान लूटा, बल्कि जब उन्हें लगा कि तुम होश में आ रही हो तो उन्होंने तुम्हारे मुंह पर तकिया रख कर तुम्हें मारने की भी कोशिश की। अगर तुम कल रात हिम्मत से काम ना लेती तो शायद अपनी ज़िंदगी ना बचा पाती। वो आज से पहले भी बहुत से घरों में डकैतियां कर चुके हैं और विरोध करने वाले लोगों का कत्ल करना उनकी आदत है। भगवान ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है। लगभग हमारा सारा सामान लूट चुका है, क्योंकि मेरे आने तक सारा ही गिरोह भाग चुका था, मगर मीना पकड़ी गई और उसी के बयान से ये सारा सच पता चला है। आदित्य की बात सुन के मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जाने अनजाने अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी को मुश्किल में डाला था। मैं रोने लगी थी क्योंकि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया था। आदित्य ने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगे, देखो रोशनी, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। अगर तुम मेरे घर वालों के साथ मिलजुल कर रहती, मेरी माँ की छोटी मोटी बातों को दिल पर ना लेती, तो आज तुम सुकून से ज़िंदगी गुजार रही होती। बड़े बूढ़ों को रोकने टोकने से ही हम बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका आता है। अगर मेरी माँ तुम्हारे गलत कामों पर तुम्हें ना टोकती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम गलत हो। अकेले रहना, अलग घर में ज़िंदगी गुजारना तुम्हारा हक है, लेकिन मिलजुल कर रहने के जो फ़ायदे हैं वो अकेले में रहने में कभी हासिल नहीं होते। अगर तुम मेरे घर वालों के साथ मिलजुल कर रहती तो मीना जैसी लड़की की कभी इतनी हिम्मत ना होती कि वो हमारे ही घर में घुसकर हमें अपना निशाना बनाती। मैं जानता हूँ कि नौकरी की वजह से तुम्हें घरदारी नहीं आती, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी घरदारी से ही बनती है, चाहे वो नौकरी पेशा ही क्यों ना हो। लेकिन घरदारी तो किसी भी औरत की बुनियाद होती है ना। अगर आज तुम ये सब नहीं सीखोगी तो कल को अपनी बेटी को कैसे सिखाओगी। आदित्य की बात सुन के मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो सच कह रहे थे। अगर मेरी सास ने कभी मुझे टोकने की कोशिश की थी तो मैंने भी आगे से पूरे अंदाज में जुबान चलाई थी, जिसने रिश्तों में बिगाड़ पैदा किया था। अचानक ही मेरी नज़र सास पर पड़ी, जो मेरे पति के पीछे खड़ी थी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। आदित्य जब पीछे हटे तो वो आकर मेरे गले लग गई और कहने लगी, रोशनी, तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो। मैंने आज तक तुम्हें जब भी डांटा अपनी औलाद समझकर ही डांटा है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे तुम्हारी नौकरी से एतराज़ था, क्योंकि मुझे यही लगता था कि नौकरी पेशा औरतें बहुत चालाक होती हैं।
लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हर नौकरी पेशा औरत चालाक नहीं होती, क्योंकि अगर तुम इतनी तेज़ होती तो मीना जैसी लड़की के झांसे में ना आती। अपनी सास की बात सुन के मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वाकई में इतनी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी, फिर भी मीना जैसी चालबाज के झांसे में आ गई थी। डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया तो मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ, मुझे अकेले में रहने से डर लगने लगा है। मेरी सास ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैंने जो कुछ भी कहा है गुस्से में आकर कहा था। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हॉस्पिटल से वापसी पर मैं आज अपनी सास के साथ अपने ससुराल लौट आई थी। आदित्य भी अपने माँ बाप के पास आकर बहुत खुश थे। मैंने उनकी जड़ें काटने की कोशिश की थी, जिससे वो मुरझा गए थे। अब एक बार फिर वो अपने लोगों से जुड़े तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई थी। मैंने जो किया था उसके लिए मुझे ठोकर खानी पड़ी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और बाकी लड़कियाँ बिना ठोकर खाए ये सबक सीख लें। मिलजुल कर रहने में बहुत से फ़ायदे होते हैं। अलग रहना हर औरत का हक है, लेकिन घर में बड़े बूढ़े का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं?